व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम क्या है, यानी हरकत की मिकदार किसे कहते हैं। ये सब जानने से पहले ज़रूरी है कि आप एक मिसाल पर गौर कर लें। क्या आपने कभी सोचा कि अगर दो बॉल्स, एक टेनिस बॉल और एक फुटबॉल, एक ही स्पीड से, एक ही रफ्तार से ट्रेवल कर रही हों, तो उनमें से किस बॉल को रोकना आसान होगा? यकीनन आप कहेंगे कि एक टेनिस बॉल को। मगर क्यों? इस क्यों का जवाब जिस कॉन्सेप्ट में लाए करता है, जो कॉन्सेप्ट हमें इसके रीज़न और इसका कॉज बताता है, उसका नाम है मोमेंटम। और मोर स्पेसिफिकली आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं लीनियर मोमेंटम के बारे में। By definition, momentum means the quantity of motion contained in a body. इससे हमें दो चीज़ें मालूम होती हैं। नंबर वन, द क्वांटिटी ऑफ मोशन, यानी कि मोमेंटम उन चीज़ों से ताल्लुक़ रखता है जो चीज़ें हरकत में हों। जो चीज़ें रेस्ट में होंगी उनमें मोमेंटम नहीं होगा। दूसरी बात, द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, ये हमें बताएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन की मिकदार कितनी है, हरकत की मिकदार कितनी है या क्वांटिटी कितनी है। तो दूसरे लफ्ज़ों में, क्योंकि हम जानते हैं कि मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम वेलोसिटी का सहारा लेते हैं, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि हम मोमेंटम को डिस्क्राइब कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। तो आसान लफ्ज़ों में अगर हम बात करें तो मोमेंटम कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में हरकत की मिकदार को। अब इसकी एक और डेफिनेशन भी है, वो है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का जब हम आपस में इनको ज़र्ब करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है, जो प्रोडक्ट आती है, जो रिजल्ट आता है, उसे हम कहते हैं मोमेंटम। एज यू नो कि मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय m, स्मॉल m, और वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल v। तो mv is equal to p or p is equal to mv, where small p is the symbol of momentum। मोमेंटम को हम किस चीज़ से जाहिर करते हैं? स्मॉल p से। अब ज़रा यहाँ पर इस तस्वीर पर देखें, हमें दो बॉल्स नज़र आ रही हैं। बॉडी 1 जिसका मास है 3 kg, बॉडी 2 जिसका मास है 5 kg। दोनों बॉडीज़ अगर मूव कर रही हों, मोशन में हों, विद अ वेलोसिटी जो कि हमने सेम रखी है। देखें यहाँ पर हमने वेलोसिटी की एरो दोनों बॉडीज़ की सेम रखी हैं। आप जानते हैं कि वेक्टर में वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो लेंथ ऑफ लाइन के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी की लेंथ ऑफ लाइन दोनों सूरतों में सेम है, इस वजह से हमने ये कंसिडर किया है कि दोनों बॉडीज़ की वेलोसिटी सेम है। अब दोनों बॉडी सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, लेकिन एक बॉडी यानी बॉडी 2 का मास है 5 kg और दूसरी बॉडी यानी बॉडी 1 का मास है 3 kg। तो किस ऑब्जेक्ट को रोकना मुश्किल होगा या किस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी? आप आंख बंद करके भी ये बात बता सकते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उस ऑब्जेक्ट को ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी स्टॉप होने के लिए। या दूसरे लफ्ज़ों में इसकी वजह यह है कि हमें जिस ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, ज़्यादा फोर्स हमें इस वजह से लगानी पड़ रही है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा मोमेंटम पजेस करता है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट में हरकत की मिकदार या मोशन की क्वांटिटी ज़्यादा है। जिस ऑब्जेक्ट में मोशन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसे रोकने के लिए, उसे स्टॉप करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी। ज़रा दूसरी एग्जांपल पर नज़र दौड़ाते हैं। इसमें देखिए कि दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास, बॉडी 1 का मास 3 kg, बॉडी 2 का मास भी 3 kg है, लेकिन बॉडी 1 की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है और बॉडी 2 की वेलोसिटी कम है एज़ कम्पेयर टू बॉडी 1। यह हमें कैसे मालूम हुआ? हमने यहाँ पर देखा कि वेलोसिटी के वेक्टर की लेंथ जो है, एरो की जो लेंथ है, वो यहाँ पर बॉडी 1 के केस में ज़्यादा है और बॉडी 2 के केस में कम है। तो जिस वेलोसिटी के वेक्टर को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमने की है एक एरो के साथ, उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है। आसान लफ्ज़ों में बॉडी 1 की वेलोसिटी ज़्यादा है, बॉडी 2 की वेलोसिटी कम है, लेकिन दोनों का मास सेम है। तो किस बॉडी को रोकना ज़्यादा मुश्किल होगा? बॉडी 1 को। क्यों? क्योंकि बॉडी 1 के पास मोमेंटम की क्वांटिटी ज़्यादा है। फ़र्ज़ करें दो कार
एक ही रफ्तार से दो कार दो मुख्तलिफ रफ्तार से ट्रेवल कर रही हों, तो एक ऐसी कार को जिसकी रफ्तार कम होगी ब्रेक लगाना आसान होगा बनिस्बत एक ऐसी कार के जिसकी रफ्तार ज़्यादा होगी। वजह इसकी ये है कि जिस बॉडी की रफ्तार ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी, उसमें मोमेंटम की क्वांटिटी यानी कि मोशन की क्वांटिटी यानी मोमेंटम उसमें ज़्यादा होगा। तो इससे हमें दो चीज़ें मालूम होती हैं। नंबर 1, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसमें मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। नंबर 2, जिस ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसका मोमेंटम भी उतना ही ज़्यादा होगा। क्योंकि मोमेंटम एक फिज़िकल क्वांटिटी है और आपको पता है कि फिज़िकल क्वांटिटी का यूनिट लाजमी होता है, तो मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? यूनिट्स निकालने का एक आसान तरीका यह है कि हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के फार्मूले को यूज़ करते हुए उसका यूनिट निकाल लें। तो मोमेंटम का फार्मूला हमारे पास है P = mv। मास का यूनिट आप लोगों को पता है किलोग्राम होता है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। तो किलोग्राम और मीटर पर सेकंड को हमने मास और वेलोसिटी की जगह पर सब्स्टिट्यूट किया। उसके बाद हमने इस पूरी टर्म को s के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। आपको पता है कि हम फिज़िक्स में या मैथमेटिक्स में किसी भी चीज़ को 1 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम s को s के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नेट जो आंसर आता है वो 1 आता है। तो 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी वजह से हमने अपनी आसानी के लिए क्या किया कि इस पूरी वैल्यू को s के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। ये s जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड और ये s सेकंड स्क्वायर, ऊपर ये वाला s हमारे पास रिमेनिंग है। सो किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर इंटू s। आपको पता है कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर होता है न्यूटन के। देयरफॉर मोमेंटम का यूनिट क्या हुआ? P = न्यूटन एंड दिस इज सेकंड। सो मोमेंटम का यूनिट हमारे पास होगा न्यूटन सेकंड। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटीज़ की पहचान ये है या उनकी प्रॉपर्टी ये है कि उनके पास डायरेक्शन होती है। तो मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी? अगर हम मोमेंटम के फार्मूले पर नज़र दौड़ाएं तो हमें दो चीज़ें नज़र आएंगी, P = m एंड v। अब इसमें हमारे पास m एक स्केलर क्वांटिटी है, मास स्केलर है और उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। तो बाकी हमारे पास बचता है वेलोसिटी v। आपको पता है कि वेलोसिटी की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, इसी वजह से वेलोसिटी की डायरेक्शन अफेक्ट करेगी, असरअंदाज होगी मोमेंटम की डायरेक्शन पर। और इसी वजह से जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी मोमेंटम की, या दूसरे लफ्ज़ों में मोमेंटम और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम रहेगी। सपोज़ करें कि हमारे पास एक गाड़ी अगर सड़क पर ट्रेवल कर रही है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रही है, और इसी वजह से उसके मोमेंटम की डायरेक्शन भी वही होगी जिस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रही है। मोमेंटम को फोर्स के लिहाज से भी डिफाइन किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा कि कार्स वगैरह में हम बम्पर्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, या फिर हेलमेट किस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर डेलिकेट आइटम्स मिसाल के तौर के नाजुक चीज़ें मिसाल के तौर पे शीशे से बनी हुई चीज़ें, मोबाइल फ़ोन्स और डिनर सेट वगैरह हम सेफ्टी बैग्स और फोम की पैकिंग में क्यों रखते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जो जदीद कारें आ रही हैं उनमें एक्सीडेंट्स के दौरान डैमेज कम करने के लिए एयर बैग्स लगाए जाते हैं। उनका पर्पस क्या है और वो किस प्रिंसिपल पर वर्किंग करते हैं, ये चीज़ें जानने के लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि चेंज इन मोमेंटम और फोर्स में क्या ताल्लुक है। तो चेंज इन मोमेंटम को हम दूसरा नाम भी देते हैं फिजिक्स में, और वो है इम्पल्स। तो जब भी हम चेंज इन मोमेंटम की बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग इम्पल्स की बात करते हैं। फोर्स को डिफाइन करने का एक और तरीका हमारे पास है कि हम फोर्स को इस तरह से डिफाइन करें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। तो इसमें अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करें तो हमें मालूम होगा कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इंटरवल।
अब यहाँ पर फोर्स और टाइम डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं इम्पल्स को या चेंज इन मोमेंटम को। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लार्ज फोर्स को, लार्ज मैग्नीट्यूड की फोर्स को थोड़े टाइम के लिए किसी चीज़ पर एक्सर्ट करते हैं तो उसके नतीजे में जो चेंज आएगा मोमेंटम में वो ज़्यादा होगा। इसी तरह से अगर स्मॉल फोर्स एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए इस्तेमाल की जाती है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए स्मॉल फोर्स अप्लाई की जाती है, तब भी हमारे पास मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो ज़्यादा होगा, यानी कि इम्पल्स जो है वो ग्रेटर होगा। इसकी एग्जांपल आप देख लें कि गाड़ियों में जो एयरबैग्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो बेसिकली इस तरह से वर्किंग करते हैं कि जब ड्राइवर अनफॉर्चुनेटली किसी एक्सीडेंट को मीट करता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो मोमेंटम उन्हें फॉरवर्ड लेके जाता है स्टीयरिंग व्हील की तरफ, और स्टीयरिंग व्हील पर क्या होता है कि एयरबैग खुल जाते हैं और एयरबैग एक स्मॉल फोर्स एक्सर्ट करते हैं ड्राइवर्स पर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे टाइम के लिए। उसके नतीजे में क्या होता है कि मोमेंटम में जो चेंज आता है, क्योंकि टाइम इंक्रीज हो रहा है तो मोमेंटम का चेंज भी इंक्रीज होगा। इसकी वजह से ड्राइवर्स को रुकने के लिए स्मॉल फोर्स रिक्वायर्ड होती है, और कम फोर्स लगने की वजह से उन्हें डैमेज भी कम होता है, उन्हें नुकसान भी कम होता है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम इम्पैक्ट टाइम को इंक्रीज कर देंगे तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम भी इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम फोर्स को इंक्रीज कर देंगे तब भी हमारे पास मोमेंटम में चेंज इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली सेफ्टी डिवाइसेस में हम जिस फीचर को यूज़ करते हैं वो है पॉइंट नंबर 2 कि इम्पैक्ट टाइम को इंक्रीज करना ताकि ऑब्जेक्ट पर फोर्स कम से कम लगे। इसके नतीजे में ऑब्जेक्ट को कम से कम डैमेज पहुंचे और ऑब्जेक्ट सेफ रहे जितनी हद तक, जहां तक पॉसिबल हो।